स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत यह है कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, आप पावर सोर्सेस बनाते हैं और ये सब हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री का हार्ट है। पूरा चीज़ आप चाहे वो रेलवे हो, चाहे वाटर पंप हो, चाहे एयर कंडीशन हो, सब में ये लगता है पावर मैनेजमेंट डिवाइसेस। और रिन्यूएबल एनर्जी को भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। जैसे आपने एक सोलर पैनल बना लिया, आप कैसे जानते हो वो काम करता है कि नहीं? आप कैसे जानते हो कि उसमें जो टैप्स लगाए हैं आपने वो ओवर हीट तो नहीं हो रहा है? टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। एक होता है कि आपने गेस कर लिया, एक होता है सर टेस्ट करके देखो। तो टेस्टिंग चाहिए होता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार आप लोग नोटिस करते होंगे कि चाइना में टेक्निकली हर चीज़ है, ठीक है? हर चीज़ है, लेकिन उसके ब्रांड्स क्यों वैसा नहीं कि मल्टी ट्रिलियन डॉलर का इवैल्यूएशन लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो। कारण वही होता है कि चाइनीज़ लोग टेस्टिंग पे खर्च नहीं करते हैं। एप्पल भी चाइना में बनता है और चाइना में भी चाइनीज़ ही बनता है। तो बात है कि भैया ये गड़बड़ कैसे हो जा रहा है? क्योंकि एप्पल क्यूसी पे खर्च करता है, टेस्टिंग पे। तो टेस्टिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टेस्टिंग ढंग से जी जान लगा के नहीं कर रहे हैं, तो आप बस होप्स एंड प्रेयर्स पे चल रहे हैं, यानी भगवान भरोसे हैं। कहने को आपको लगेगा अरे कि इस सब पे खर्च करता है, कि उतना टेस्टिंग करता है, अरे काम कर रहा है, मैंने चला के देख लिया काम कर रहा है। वैसे नहीं सर, टेस्टिंग करना होता है, पूरा रिजीम बनाना होता है। और जो लोग नहीं करते वो क्यूसी स्टेज में तुरंत बैंड बज जाता है। और ये एक दूसरा कारण है कि बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं। सेम फैक्ट्री का आपको प्रोडक्ट मिल सकता है नो नेम ब्रांड से, और ब्रांडेड में 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा होगा। तो उसमें ऑब्वियसली एक मार्जिन है प्रॉफिट का, लेकिन दूसरा मार्जिन है जो आप और हम लोग को नहीं पता चलता, क्यूसी टेस्टिंग है। बहुत बार क्यूसी टेस्टिंग करने पे कोई बहुत सारे चीज़ ये होते हैं, क्या बोलते हैं, गुड इनफ है, काम कर रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं पास कर रहा है। तो वो सब प्रोडक्ट आपको चाइनीज़ माल में मिल जाता है। इसीलिए चाइनीज़ माल का चल रहा है तो चल रहा है कई साल तक, नहीं चल रहा है तो भैया 2 महीना में ही बोल गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्यूसी स्टेज बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए समझिए कि आपका पावर सप्लाई का या जितना भी तिगड़म वाला चीज़ है, उसका बिहेवियर हिडन होता है। जैसे कि मैंने मान लिया आपने एक यूएसबी पावर डिलीवरी चार्जर बना दिया, बल्ले-बल्ले बहुत बढ़िया बात है। क्या आपको पता है कि वो सब वोल्टेज पे ठीक से काम कर रहा है? सब वाट लेवल पे ठीक से काम कर रहा है? क्योंकि मान लीजिए उससे अगर आप 30 वाट का एक टेस्टर था, उससे आपने 30 वाट टेस्ट कर लिया, आपका पावर बनाया हुआ है 120 वाट का, 30 वाट का आपने टेस्टिंग किया, ठीक है। आप मान लीजिए उल्टा भी कर सकते हैं, अरे 120 वाट का 120 वाट टेस्ट कर लो, लेकिन ऊट-पटांग चीज़ भी हो सकता है कि पता चला 60 वाट पे वो ठीक से मैच नहीं कर पा रहा है और ओवरहीट हो जा रहा है या डैमेज भी हो सकता है। ये होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हिडन बिहेवियर्स। बहुत सारी चीज़ें जो आपको सुनने में लगेगा अरे ये कोई प्रॉब्लम है। जैसे कई बार होता है कि पावर सप्लाई आप बना रहे हैं, ढंग से नहीं टेस्ट करते हैं, पता चलता है जिस टाइम आप बंद कर रहे हैं नेगेटिव स्पाइक मार देता है और वो सारी चीज़ों को स्वाहा कर देता है। तो इसीलिए ज़रूरत है जो पावर को एब्ज़ॉर्ब कर सके और हमें उसको दिखा सके कि सर हो क्या रहा है आपके साथ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हिडन बिहेवियर, और यही अंतर होता है ब्रांडेड क्वालिटी जिसका नाम का वजन है और वर्सेस भगवान भरोसे। वही समझ लिए, यही ज़रूरत है हम लोग को ऐसा चीज़ का जो पावर खा सके। तो लॉजिक क्या है? तो लॉजिक है हम लोग को कोई ऐसा औज़ार चाहिए जिसका पैरामीटर्स वो खुद कंट्रोल करे। यानी कि यूज़र इनपुट दे देगा कि देखो भैया इससे तुम 5 एम्प ड्रॉ करो, ठीक है? जब तक ये मिनिमम वोल्टेज नहीं क्रॉस कर देता या मैक्सिमम वोल्टेज क्रॉस नहीं करता। 5 एम्प तुम दबा के ड्रॉ करो। जैसे मान लिया आपने एक बैटरी पैक बनाया, ठीक है? आपने निकल स्ट्रिप लगा के कर दिया। लेकिन क्या आपने कैलकुलेट किया था कि निकल स्ट्रिप उतना काफ़ी है? बहुत जगह पे लोगों का देख रहा हूँ कि छोटा निकल स्ट्रिप सेल टू सेल के लिए बढ़िया है, लेकिन सेल से जब बड़ा सेल बन जा रहा है, बड़ा सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, तो वहाँ वही पतला स्ट्रिप यूज़ करें, वो ओवरहीट हो जाएगा। मतलब रिस्क भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब आप टेस्टिंग करोगे तब आपको दिखने लगेगा भैया धुआँ क्यों निकल रहा है मेरा बैटरी से? ये समझना ज़रूरी है। और उसी को जब कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना स्ट्रेस टेस्टिंग, वो करते हैं तब बहुत सारी चीज़ क्लियर होता है। तो यूज़र जो सेटिंग देगा कि हमको ये इतना का लोड दो, वो दे दे और उसमें सेफ्टी कट ऑफ हो कि जैसे बैटरी के साथ खास तौर पे कि मिनिमम वोल्टेज पे कट कर दो। आप ज़बरदस्ती का लोड मत डालो, डैमेज मत कर दो सेल को, बस मिनिमम कट ऑफ है वहाँ पे ले जाके रख दो। और वो मिनिमम कट ऑफ 2 तरफ़ा फ़ायदा रखता है। जैसे मान लीजिए आपका सेफ्टी कट ऑफ जो बीएमएस का है, उससे आप थोड़ा-सा नीचे रखोगे, ताकि मान लीजिए कि बीएमएस खराब था, बीएमएस नहीं कट ऑफ किया, फिर भी आप बहुत डैमेज नहीं करोगे, बस थोड़ा-सा स्ट्रेस डाल दोगे। लेकिन आपको ट्रिगर हो जाएगा, अरे भैया बीएमएस क्यों नहीं काम किया? अब आपको पता चल गया इश्यू। तो मेन वही है कि पैरामीटर्स जो है यूज़र के बेस पे रहे और वो खुद से एडजस्ट करता रहे। तो वही समझिए, और इसके पास स्टेबल वे होना चाहिए डंप करने का एनर्जी। यानी कि
इसमें हीट हम लोग जितना भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, ये उसका उल्टा है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल ऐसा बनाया जा रहा है कि बहुत कम एनर्जी वेस्ट हो। जैसे कि अगर आप पावर सप्लाई खोलेंगे, कंप्यूटर पावर सप्लाई, जिसका मेरे पास एक्सपीरियंस है अभी, ताज़ा मैंने अभी खोल के बनाया है, तो इसके अंदर आप हीट सिंक देखेंगे बहुत कम है, और मॉडर्न वाला देखेंगे उसमें और कम हीट सिंक है। मतलब क्यों? पैसा बचा रहे हैं? नहीं, वो इफिशियंसी बढ़ा रहे हैं। आपका ये इतना छोटा सा बोर्ड, इतना छोटा सा 100 वाट तक हैंडल कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि इफिशियंट हो गया है। लेकिन इसका उल्टा आपको चाहिए। आपको ये सबको टेस्ट करना है, तो इस पे लोड डालना है। तो लोड का क्या मतलब है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो सीधा-सीधा बिजली को आप हीट में बदल रहे हो, सीधा-सीधा। तो वो उतना हीट, 100 वॉट का हीट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो आपके पास कोई सेफ तरीका होना चाहिए उसे डंप करने का, सेफली और एफिशिएंटली। एफिशिएंटली यानी कि सिर्फ आपका हीट जो है, जैसे मान लिया आप एयर में डंप करें, एयर गर्म हो। ये नहीं हो कि पीसीबी गर्म हो जाए या पूरा चैसी गर्म हो जाए, या क्योंकि मान लीजिए जैसे ये है, ये मान लीजिए हीट लोड है, ठीक है? यहाँ से हॉट एयर निकले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन अगर यही चैसी गर्म हो रहा है, मैंने चैसी छू लिया, दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब डिज़ाइन करना होता है आपको कि सेफली, कि जहाँ पे हमने बोला सर हॉट एयर निकल रहा है, और वो भी बहुत हॉट नहीं होना चाहिए, तो कोशिश किया जाता है कि एयर फ्लो इतना रहे और इतना सरफेस एरिया रहे कि टेम्परेचर बहुत हॉट नहीं हो जाए। मतलब गर्म हवा लग रहा है, ये नहीं हो कि जला रहा है आपको। तो वो सब करना पड़ता है विदाउट हार्म और फायर। इसीलिए बोल रहे हैं आप ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं कि हॉट एयर जो निकल रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस का है, लेकिन आपको जूता मारा जाएगा अगर आप वैसा किए कभी। तो किसी भी मान लीजिए आपका सिलिकॉन जो आपका है वो आराम से 150 तक संभाल ले रहा है, आपको उसको करना ही नहीं है। आपको ऐसा करना है कि हॉट जो निकल रहा है वो हॉट हो, गर्म हो, ये नहीं हो कि जान ले ले। तो ये सब भी आपको करना पड़ता है। तो इसीलिए पावर का रेटिंग बहुत मुश्किल हो जाता है कि 100 वाट ठीक है, 100 वाट का एक हीटिंग एलिमेंट है, आप संभाल रहे हो। 300 वाट का हीटिंग एलिमेंट, ये रूम हीटर के कैटेगरी में पहुंच रहा है। 1 किलोवाट बड़ा रूम हीटर है, और ये सबसे मतलब कंटिन्यूअसली रहता है, तो बहुत स्ट्रेस डालता है। मतलब इसका उल्टा आपको चाहिए। जितना हम लोग इसको मेहनत करते हैं, एकदम छोटा बनाओ, इफिशिएंट बनाओ ताकि हीट नहीं हो, एकदम उसका उल्टा कर रहे हैं, बम बम हीट हो, और वो हीट सेफली मैनेज कर सके। जैसे मान लिया आप इस तरह का पावर सप्लाई को टेस्ट कर रहे हैं, सोलर इन्वर्टर्स को, किलोवाट का लोड इस पर डालना पड़ेगा इसको टेस्ट करने के लिए। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें गुड हाई प्रिसीजन मेजरमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेजरमेंट नहीं कर रहे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है? कि आपने जैसे मान लिया बैटरी की टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर वोल्टेज आप नहीं नाप रहे तो आप क्या जान रहे हो? मान लीजिए वोल्टेज डिप कर रहा है, कितना डिप कर रहा है, ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। जैसे आप 9 वोल्ट का बैटरी डाल दिया, आपका सर्किटरी 9 वोल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा मान लीजिए, ऑब्वियसली हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में थोड़ा सा लीवे रहता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर अगर आप 9 वोल्ट से 8 वोल्ट तक भी ड्रॉप करते हैं, कोई टेंशन नहीं, हम संभालेंगे। आपने 9 वोल्ट का सबसे गया गुजरा बैटरी लगा दिया, जो सस्ता वाला मल्टीमीटर में आता है। अब आपका मल्टीमीटर काम नहीं कर रहा, क्यों? आपने टेस्टिंग नहीं की थी। आप टेस्टिंग करते हैं कि भैया लोड कितना पड़ रहा है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का मान लीजिए 50 मिली एम्प का लोड पड़ रहा है। 50 मिली एम्प का आपने लोड डाला, वोल्टेज सैक कर गया। तो वही समझना है, इसीलिए सिर्फ एम्प से काम नहीं चलेगा, आपको एम्प और वोल्ट दोनों अच्छे से नापना पड़ेगा। तो प्रिसीजन थोड़ा अच्छा चाहिए होता है इसके लिए, हुलुलुलु से काम नहीं चलेगा। और ऑनबोर्ड डेटा लॉगिंग या पीसी ऐप भी प्लस पॉइंट रहता है। ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है। तो लॉजिक है। तो अब बात करते हैं इसका डिज़ाइन क्या है। तो डिज़ाइन में समझिए, अगर आप गाड़ी खोल रहे हैं, एकदम सिंपल से कुछ करना चाहते हैं, तो पावर रजिस्टर सबसे अच्छा स्टार्ट माना जाए। जैसे मान लिया आपको एक सोलर पैनल आपने बड़ा सा टेस्ट बना दिया है, वो काम कर रहा है कि नहीं, भैया शांति इस पर रजिस्टर लोड लगा दो, और उसमें सिर्फ आप वोल्ट मीटर से आप चेक कर सकते हो कि इतना वोल्टेज रह रहा है, आपका काम हो जाएगा। और ये सब बहुत सस्ते में बनता है, बहुत एनर्जी खाता है। कुछ कुछ में पंखा रहता है, बहुत सारे केस में इसको एक बड़ा सा ये कर दिया जाता है, क्या बोलते हैं, सिरामिक का चेंबर में रखा जाता है, ताकि गलती से भी मतलब अगर टूट जाए, ये सब टूटे भी तो सिरामिक उसको संभाल ले। तो पावर रजिस्टर रहता है, ये सबसे डम ऑप्शन है, लेकिन गाड़ी खोलने के लिए यही सबसे अच्छा है। मतलब आपके पास कुछ और नहीं है, ये आप बना लीजिए। वोल्टेज का टेंशन नहीं है, एम्प का टेंशन नहीं है, सब बहुत हाई पावर सामान, जब तक एयर फ्लो है। मैं क्लियर करना है, एयर फ्लो होना चाहिए ये सब में। इसीलिए मतलब रेलवे में यही सबका बड़ा भाई यूज़ होता है, लोकोमोटिव के ऊपर लगा रहता है। तो जब भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करते हैं, और उसको अगर मान लीजिए नहीं डालने का ऑप्शन है, तो वो इसी सब में डाल देता है, गर्म हो जाता है, लाल दिखने लगता है। तो ये हो गया सबसे सिंपल ऑप्शन। गाड़ी खोलने के लिए आप यहाँ से खोल सकते हैं, ऐसे लोड के तौर पे। लेकिन इस पर कंट्रोल आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जितना रेजिस्टेंस है उतनी रेजिस्टेंस, यानी करंट ड्रॉप के वोल्टेज पर रहेगा। तो वोल्टेज अगर घट रहा है, करंट ड्रॉप बदल जाएगा। तो समझना ज़रूरी है। फिर हो गया मॉसफेट के बेसिस पे। तो मॉसफेट के बेसिस पे इस तरह के डिज़ाइंस आपको मिलेंगे। तो मॉसफेट का फ़ायदा होता है कि ये बहुत एम्प बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि आपको 50 एम्प, 60 एम्प्स, 100 एम्प्स का एक सिंगल मॉसफेट मिल सकता है, अगर आपके पास पैसा है तो। उतना हाई लेवल वोल्टेज थोड़ा लो रहता है। मतलब कि अगर आप इसे ट्राई करना चाहेंगे कि 1500 वोल्ट डीसी का सोलर अरे टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है। असंभव नहीं, मैं क्लियर करना असंभव नहीं है, लेकिन जनरली लोग नहीं प्रेफर करते हैं उतना हाई वोल्टेज के लिए। कम वोल्टेज तक में मॉसफेट बम बम, एम्प बम बम, और इसमें स्विचिंग होता है। स्विचिंग यहाँ पे ट्रिगर है दूसरा बात का। जैसे कि इस तरह के पावर टेस्टिंग इक्विपमेंट देखिएगा,
बहुत महँगा होता है, एक-एक का दाम लाख-लाख रुपया होता है, भैया ऐसा क्या है? तो इसमें बहुत सारे में क ख़ासियत ये होता है क्योंकि वो सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं, फ़ास्ट ट्रांज़िएंट वो सिम्युलेट कर सकते हैं। यानी कि रिसेंटली एनवीडिया ने ग्राफ़िक्स कार्ड निकाला था आरटीएक्स 3000 सीरीज़। उसका ख़ास तौर पे फ्लैगशिप यानी कि 3090 जो है, वो बहुत ही गंदा बनाया गया था। गंदा बनाया गया था यानी कि कोर जो है मतलब जो सिलिकॉन है, वो बहुत बिजली खाता था। बोर्ड मेकर्स जो थे, वो पूरा मेहनत किए कि उसको मैनेज करने का, लेकिन नहीं मैनेज हुआ। तो साइड इफ़ेक्ट ये था कि जब वो चलता है, पीक पावर ड्रॉ मतलब कार्ड का पावर ड्रॉ है आपका, मान लीजिए हम 400 टू 600 वॉट का, ठीक है, बम बम है। पीक पावर ड्रॉ किलोवाट में वो मार रहा था। अब चूंकि वो सर्ज बहुत छोटा सर्ज रहता था, तो आराम से दिखेगा नहीं, लेकिन वो पावर सप्लाई को ट्रिप कर दे रहा था। मतलब थैंकफुली पावर सप्लाई अच्छा है, अगर आपका ट्रिप कर रहा है यानी कि पावर सप्लाई बोल रहा है सर कुछ ज्यादा हुआ है। लेकिन अब आम पब्लिक को ऐसा पता चले, और रहा बात नॉर्मल मल्टीमीटर में दिखेगा नहीं, ऑसिलोस्कोप लगा के आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए ट्रांजिएंट भी सिमुलेट करना जरूरी होता है। जैसे कि आपका एसएमपीएस है जो पावर सप्लाई, जैसे ये सब जो आप कंप्यूटर में लगाते हैं, इसको बनाने टाइम अगर आप ढंग से बना रहे हैं तो ऐसा टेस्ट करेंगे क्या होगा अगर शॉर्ट हो गया, कितना जल्दी ये अपने आप को शट डाउन करेगा। क्योंकि आप ये सेकंड में नहीं बात कर रहे हैं, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड में बात कर रहे हैं कि सटाक से बंद हो जाना चाहिए, कोई चीज डैमेज ना हो। इसीलिए लोग कहते हैं कंप्यूटर में कभी भी सस्ता पावर सप्लाई नहीं लगाना होता है, क्योंकि अच्छा पावर सप्लाई कुछ भी हुआ, इलेक्ट्रिकल सर्ज है, खुद को उड़ा देगा, बाकी चीज को नहीं उड़ाएगा। ये बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरा एक उड़ चुका है, मेरा एक कॉर्सर का था जो उड़ गया, लेकिन सिर्फ पावर सप्लाई उड़ा। गंदा सर्ज आया था, उससे मेरा यूपीएस उड़ा था, फैन उड़ गया था, कंप्यूटर कुछ नहीं हुआ, बस शट डाउन हो गया। क्यों? वो उड़ गया। बोला कि हम संभाल लेते हैं। झटका आया बहुत जोर का, उसको झटका लग गया बहुत जोर का, लेकिन कंप्यूटर को नहीं होने दिया। तो वो सब होता है ट्रांजिएंट लोड। ट्रांजिएंट देना आपको समझना पड़ेगा कि जीपीयू धड़ाक से लोड खींच लिया तो क्या करें। वो सब के लिए सिमुलेट करना पड़ता है, तो स्विचिंग जरूरी है। इसीलिए रजिस्टर आपको वो ट्रांजिएंट नहीं देगा। फिर आईजीबीटी, ये हर जगह आपको नहीं मिलने वाला है, मैं क्लियर करता हूँ। मेजॉरिटी केस में आपको मॉसफेट ही मिलेगा, आईजीबीटी, लेकिन कई कुछ कुछ जगह पे लोग प्रेफर करते हैं जहाँ हाई वोल्टेज हो। हाई वोल्टेज डीसी जो है आईजीबीटी का यूज़ रहता है, और लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आता है, तो इसीलिए आपको डीआईवाई में बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हुए मिलेंगे। और आजकल मॉसफेट बेटर हो गया है, मतलब मॉसफेट का सिलिकॉन इंजीनियरिंग इतनी हो गई कि लीनियर ऑपरेशन रेंज में वो बहुत हाई वोल्ट बर्दाश्त कर पा रहा है, तो उतना ज़रूरत नहीं है। और रहा बात कि इतना तिगड़म क्यों कर रहे हैं कि सिलिकॉन लगा रहे हैं, उसमें कंट्रोल सर्किटरी लगा रहे हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा रहे हैं, इतना हुल्ला लल्ला कर क्यों रहे हैं अगर सिर्फ रजिस्टर से काम हो जा रहा है। बात है आपको कंट्रोल मिल रहा है, क्योंकि आप इसमें बोले ना सर्ज नहीं सिमुलेट कर सकते कि भैया जीपीयू मान लीजिए अब रैक कर दिया, ल क्या करें। आप कैसे सिमुलेट करें, जैसे आपका कंप्यूटर है बल्ले बल्ले सब है, लेकिन कुछ फॉल्ट हुआ, ठीक है, कुछ फॉल्ट हुआ जिस कारण से आपका 12 वोल्ट का रेल ग्राउंड रेल से शॉर्ट मारा। वो शॉर्ट पावर सप्लाई में लोड डालेगा, जैसे ही लोड डालेगा, अब रहा बात कि वो उसका होना क्या चाहिए, उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि बहुत एम्प ड्रॉ होगा, मैक्सिमम एम्प जो ड्रॉ हो सकता है वो होगा। पावर सप्लाई के पास ऐसा होना चाहिए, सर ये कुछ ज्यादा खा रहा है बिजली, बहुत ज्यादा बिजली खा रहा है, एक काम करो बंद कर दो। हमको नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हम इसको सुरक्षित नहीं मानते, बंद करो। ये सब ट्रांजिएंट है, ये सब को देखने के मिली सेकंड्स के अंदर आपको उतरना पड़ेगा। तो आपका पावर लोड अगर ऐसा झटका मार सके तभी ना आपको पता चलेगा काम कर रहा है कि नहीं, कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो ये बोला डिजाइन में बहुत तिकड़म है। स्टार्टिंग सिंपल से हो सकता है, सर रजिस्टर लोड है काम खत्म, बेसिक टेस्टिंग के लिए ठीक है। फिर हो गया मॉसफेट लेवल पे चल जाइए, एकदम उसको कॉम्प्लेक्स कीजिए, ट्रांजिएंट जाइए, जितना आपको पैसा लगाना लगाइए। आप इसका सस्ता वाला घर में बना सकते हैं एनालॉग सर्किटरी, जिसमें सिर्फ फीडबैक लूप है, और इसका बहुत महंगा वाला लाखों रुपया पर पीस वाला, वो आपको पावर सप्लाई टेस्टिंग सब में मिलता है। सिलिकॉन बेस में क्यों इतना जाता है, ये सबको बाय द वे और पावर चाहिए। आप इसमें 100 वाट डाल रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना ही पावर सप्लाई है उसका, ताकि जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, वो और ये एम्पलीफायर्स हो गए, ये सारा सर्किटरी आइसोलेटेड रहता है ताकि लोड पे असर ना पड़े, लोड एकदम शुद्ध मॉनिटर कर सके। और हाँ, बहुत बड़ा बड़ा पंखा हीट सिंक रहता है ताकि वो सब गर्मी को डंप कर सके। अब बात करते हैं क्या इसे आप बना सकते हैं। जवाब है हाँ, क्योंकि बोल रहे हैं अगर आपको एकदम बेसिक चीज टेस्टिंग करना है तो आप डंप लोड बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ बड़ा बड़ा पावर रेजिस्टर जो उतना हाई लोड को बर्दाश्त कर सके उसको लेके काम शुरू कर दीजिए, गाड़ी वहां से खुल जाएगा। और अगर आप उसमें मॉनिटर कर पाते हैं बहुत बढ़िया, कुछ नहीं से बहुत ऊपर आप आ गए हैं। लेकिन अगर आप सीरियसली कुछ थोड़ा सा भी कंट्रोल चाहते हैं तो आपको लीनियर पावर मॉसफेट की ये मतलब फील्ड में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, सबसे सिंपल सर्किट आपको मिलेगा, जैसे हम लोग कहते हैं ये क्या बोलते हैं बेसिक एनालॉग फीडबैक लूप। तो इसमें फायदा आपको ये रहता है कि ये एम्प्स के बेसिस पे चलता है, लेकिन वोल्टेज उतना कंट्रोल नहीं करता। इसका फीडबैक है भैया आप एम्प सेट कर दो, 5 एम्प है, 6 एम्प है, 2 एम्प है, जो भी एम्प है एम्प सेट कर दो, वो उसके हिसाब से चलेगा। बहुत यूजफुल रहता है, यूएसबी टेस्टर्स लोग बनाते हैं उसी सब के हिसाब से, अच्छा है। लेकिन वो बेसिक हो गया।
उसमें आप ये नहीं कर सकते, कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मोड नहीं डाल सकते या कांस्टेंट करंट का मोड नहीं डाल सकते, मतलब ये कांस्टेंट पावर का लोड नहीं डाल सकते, वोल्टेज का फीडबैक नहीं हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स डिजिटल वाले में आप चले जा सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा ये सीरियस है, ये मतलब समझ लिए कि स्कूल वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा बैंड बच जाएगा उनका करने में। ऐसा नहीं कि असंभव है, बस बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ का आपको एटलीस्ट कॉलेज क्लियर करना पड़ेगा ये सब करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा बह जाते हैं। कितना बहते हैं? कुछ कुछ केसेस में लोग इसमें ये 16 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाते हैं, क्योंकि आपका माइक्रो कंट्रोलर तभी काम कर सकता है जब डेटा अच्छा है। कंप्यूटर का रूल नंबर 1, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। तो अगर आप ये डायरेक्ट कोशिश करते हो कि आर्डिनो से मैं वोल्टेज रीड करूंगा, जो मतलब रजिस्टर पे पावर ड्रॉप हो रहा है उसको आप रीड करने का चाहेंगे, सर है ही नहीं उसके पास उतना इन्फॉर्मेशन, 8 बिट में अटेगा कितना? तो लोग 16 बिट का डालते हैं। तब हाँ भाई, मतलब कि 0.0012 तक वो एकदम प्रिसाइसली नाप पाता है। तो प्रिसीजन अगर इंस्ट्रूमेंट में होगा तभी ना आप अच्छे से नाप पाओगे। तो बहुत सारे में लोग थोड़ा बह जाते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हो, मतलब जिसमें एक एक चीज आप नाप सको और काफी परफॉर्मेंस भी मिलेगा। तो बेसिक एनालॉग गाड़ी खोलने के लिए है, और कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम जहां पे आप कॉम्प्लेक्स मतलब बस ऐसा कर सकते हो कि वोल्टेज करंट पावर ये सब मिल जाए, और कॉम्प्लेक्स है तो भैया प्रिसीजन बढ़ा दो ताकि एक्चुअली रिफाइनमेंट रहे, ताकि आपका मल्टीमीटर जितना एक्यूरेट रहे। बहुत सारे में एक्सटर्नल वोल्टेज सेंस वायर डाला जाता है, क्योंकि कोई भी लीड से बहुत करंट ड्रॉ करेंगे वो पावर ड्रॉप करने लगेगा, तो वोल्टेज की रेटिंग हुलुलुलु हो जाती है। तो हुलुलुलु ना करने के लिए आपको अलग से 4 वायर मेजरमेंट कहते हैं जिसे, वो करना पड़ता है, यानी वोल्टेज के लिए सेंस वायर डालना पड़ेगा। वो सब करते हैं, और ये सब पॉसिबल है सबके लिए। आपको डीआईवाई किट्स से लेके आपको डीआईवाई गाइड से लेके सब चीज मिल जाएगा। नीचे मैंने कुछ वीडियोस भी दे दिए हैं। अब रहा बात खरीदने का, तो खरीदने पे ये समझिए कि आपको मिलता क्या है एक्चुअली। अगर ढंग का खरीदना तो आपको मिलता है कांस्टेंट करंट, ये सिंपल है, आपने एम्प बोल दिया, वो एम्प में काम कर रहा है कि नहीं। फिर हो गया वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज की सर उससे मैं 6 वोल्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मान पावर सप्लाई आपका कोई, तो पावर सप्लाई का ये होना चाहिए कि जैसे मान कोई एसी पावर अडाप्टर है, जैसे इसके अंदर कितना भी वोल्टेज जा रहा है, या तो ये 12 वोल्ट देगा या तो बंद कर देगा। इसके पास ये ऑप्शन कभी नहीं होगा कि 13 देने लगे या 10 देने लगे। 12 मतलब 12, और ऐसा हो गया कि सर वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, 72 वोल्ट तक आ गया है, ये बंद हो जाएगा। आपको ये करना है, डर्टी आउटपुट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए कांस्टेंट वोल्टेज भी जरूरी रहना चाहिए। फिर रेजिस्टेंस, ये थोड़ा ऑड लगेगा कि, लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होगा कि कोई आप डम लोड ट्रैक कर रहे हो, जैसे सिंपल आप बैटरी चार्ज कर रहे हो, वो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा। खासतौर पर बहुत बड़ा पावर बैंक आप चार्ज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस वाला मोड उसकी टेस्टिंग करता है। वो मतलब वोल्टेज और करंट बैलेंस करता रहता है, ताकि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के हिसाब से वो कैलकुलेट करता रहेगा कि इतना रेजिस्टेंस आपने सेट कर दिया था, हम इतना का लोड उस पर देते रहेंगे। फिर हो गया वाट्स। ये हमको आज तक समझ नहीं है, सारे कंपनी बोलते हैं पावर। इट्स लाइक सर पावर का एक यूनिट है वाट्स, वाट्स यूज करो ना सर। एकदम क्लियर कट बोलता है, करंट इतना एम्प्स, वोल्टेज इतना वोल्ट, रेजिस्टेंस इतना ओम्स, पावर इतना। पावर क्यों है सर, वाट बोलो सर, ये हमको आज तक बहुत सारी जगह लिखा रहता है कि कांस्टेंट पावर मोड। इट्स लाइक सर देखो पी सेट लिखा हुआ है, इट्स लाइक सर वो वाट है, डब्ल्यू है सर, उसका सिंबल है सर, साइंस में है, यूज क्यों नहीं करते? तो वाट्स मतलब ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब रहा बात की चॉइस, आपके पास बहुत सारा है। आप सस्ता वाला ले सकते हैं, और मतलब बोल रहे हैं बहुत सस्ता यूनिट से लेके डैडी यूनिट तक ले सकते हैं। डैडी यूनिट जैसे ये सब हो गए, ये सब का दाम पूछते नहीं, क्योंकि आप बोलेंगे ये सब का इतना जरूरत क्यों है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, छोटा सा आदम जमाने का, ये मेरा पहला हाई एंड पावर सप्लाई जो मैंने खरीदा था, ये है 500 वाट का कूलर मास्टर का, आदम जमाने का, आई थिंक 12-13 साल पहले खरीदा था। इसका अगर आप एम्प देखेंगे, ये 12 वोल्ट पे 18 एम्प्स तक दे सकता है। बहुत सारे पावर जो टेस्टर्स हैं वो 10 एम्प में बोल जाते हैं, इसका 18 एम्प्स में ही बोल जाएगा। और इसका 5 वोल्ट पे ये 25 एम्प्स दे सकता है। 25 एम्प्स, अच्छे टेस्टर बोलेंगे सर ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है एम्प्स में, क्योंकि ये समझिए जब भी आप इस तरह का इक्विपमेंट खरीदेंगे 2 रेटिंग रहेगा। वाट का अलग से रेटिंग रहेगा कि ये 100 वाट का टेस्टर है, लेकिन उसमें लिखा रहेगा सर 5 एम्प्स तक ही हम संभाल सकते हैं, या 10 एम्प्स तक ही हम संभाल सकते हैं। तो इसीलिए कई बार जब बड़ा टेस्टिंग होता है तो इस तरह का इक्विपमेंट लेना पड़ता है, जहाँ पैरेललिंग कर सके, तब जाके बम बम लोड डाल सके। तो इस तरह का आपको जब मॉड्यूलर किट मिलने लगेगा, कारण वही है कि अगर किसी कारण से आप बहुत लो वोल्टेज बहुत ज़्यादा एम्प्स डाल रहे हैं, तो उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये तो बाय द वे ये 500 वाट्स का ये है, क्या बोलता पीएसयू है। वहीं पे अगर 1200 वाट का पीएसयू या 2 किलोवाट वाला पीएसयू लिए, जो सर्वर सब में लगता है, उसमें एक वोल्टेज रेल 100 एम्प्स तक जाता है, मतलब 3.3 वोल्ट 150 एम्प्स। सोचिए, कैलकुलेट कीजिए, 3.3 वोल्ट एट 150 एम्प्स बोल जाएगा। उसके लिए आपको तार नहीं, बस बार चाहिए। तो ये समझना जरूरी होता है कि यूनिट्स आपको अलग अलग हम लिखा है। सस्ता सा चाइनीज सा मिल जाएगा अमेजोन पे, या तो जान ले लेने वाला महंगा मिल जाएगा, दोनों मिलता है। और इस सबके ऊपर आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रामेबल डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड। अब रहा बात, ये क्या है? यही है प्रोफेशनल लेवल। अभी तक जितना मैंने आपको बात कर रहा हूँ, ये सिंपल हो गया कि हाँ सर इतना लोड डाले, वो उसने डेटा निकाल दिया। अब प्रोग्रामेबल लोड रहता है ना, कि उसमें
ढिंक चिका कर सकते हैं और ये ज़रूरी है। अब इस पे आप आराम से कर सकते हैं कि जैसे मान लिया आप यूएसबी सी पावर डिलीवरी का आप सेटअप बनाए हो, ठीक है? तो आपका जो इक्विपमेंट है, वो ऐसा कर सकेगा कि मतलब थोड़ा-सा आपको कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। इसीलिए ये सब में ये भी रहता है, क्या बोलते हैं, पीछे आपको एक कनेक्टर दिया जाता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चलता है, ताकि आप उससे सिग्नलिंग कर सकें कि भैया 5 वोल्ट दो, एक काम करो 9 वोल्ट दो, एक काम करो 7 वोल्ट दो, एक काम करो 12 वोल्ट दो, एक काम करो 15 वोल्ट दो, एक काम करो 21 वोल्ट दो, 24 वोल्ट्स दो, 48 वोल्ट्स दो। ये सारा बाय द वे पावर डिलीवरी में आता है। तो इतना वोल्टेज ड्रॉ आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये पावर डिलीवरी का जो अडाप्टर आप बेच रहे हो ये एक्चुअली संभाल पाता है कि नहीं। क्योंकि यार ऐसा बहुत बार हुआ है ऊट-पटांग डिज़ाइन में कि सर 5 वोल्ट पे तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। आपने और 48 पे भी कर रहा था, लेकिन 24 में ये रेजोनेट करने लग जा रहा है, फेल हो जा रहा है। समझना ज़रूरी है। तो ये प्रोग्रामेबल डीसी लोड ये सब करता है कि सर लोड बढ़ाते चला जाता है, ढिंक-चिका करते जाता है। क्योंकि जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के लिए आपने पावर ब्रिक बनाया है, तो ऐसा थोड़ी है कि लैपटॉप बस एक जैसा पावर खा रहा है। वो कभी-कभी आराम से बैकग्राउंड मोड है, आप कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ लोड नहीं लग रहा है, उसको चिल मार रहा है। फिर आप हो गया कि एक काम करो रेंडर करो, अब सीपीयू बोल रहा है हमको दो पावर, अब वो धड़-धड़ा के एम्प बढ़ा दिया। तो ये सब प्रोग्राम आप कर सकते हो। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कर्व तक आप प्रोग्राम कर सकते हो, ताकि आप देख सको कि पावर सप्लाई हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। मतलब सोर्स जो है, वो हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, उसका वोल्टेज कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। सीरियस मास प्रोडक्शन अगर आपको छूना है तो ये सब में आना ही पड़ेगा। प्रोग्रामेबल लोड में आना पड़ेगा। बेसिक से तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप एक्चुअल क्वालिटी एश्योरेंस करना चाहते हैं कि सर हमने बोला है और ये काम करता है, तो आपको प्रोग्रामेबल डीसी लोड का ज़रूरत पड़ जाएगा। ये मैंने नहीं देखा है लोगों के घर में, मतलब बेसिक लेवल पे देखा है, लेकिन एकदम इसमें ग्राफ रहे, पर्ज रहे, शॉक रहे, ये सब रहे, वो थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए देखिए कि आपका इन्वर्टर पे अगर जेट पंप चला दिया, भले किलोवाट मैच कर रहा हो, लेकिन वो उड़ सकता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि सर्ज जो आया वो टेस्टिंग नहीं की गई थी कि वो सर्ज बर्दाश्त कर सके। और इसीलिए देखिए कुछ-कुछ इन्वर्टर जो थोड़े महँगे रहते हैं, मुँह खोल के बताइए इसमें आप जेट पंप चला सकते हैं। क्यों? इंडक्शन मोटर का जो सर्ज करंट आता है, वो बर्दाश्त कर पाता है। इट्स लाइक हम सँभाल लेंगे। लिखा रहता है, मैंने लुमिनस का में ही देखा है कि वो खुद हल्ला करता है कि इट्स लाइक इट कैन स्टार्ट अ जेट पंप। कि वही बोला स्टार्टिंग मतलब घूम रहा था और लाइन भाग गया, आपका इन्वर्टर पे आ गया, कोई टेंशन नहीं। इट्स लाइक आया छोड़ो। लेकिन अगर स्टार्ट किए उस पे, उफ़! उसका सर्ज कभी देखिए ऑसिलोस्कोप पे, इंडक्शन मोटर का भाई वो आग लगा देता है। सही में आग लगा देता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।